नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल न्यूज। मैं हूं प्रफुल्ल गिरी। हमारे साथ वरिष्ठ लीडर और सड़क सुरक्षा परिषद के सदस्य रविंद्र तिवारी जी हैं और लगातार हम इनसे बातचीत करते हैं कई मुद्दों पर। आज भी हम आए हैं, जिस तरीके से हम सामाजिकता की अगर बात करते हैं तो सामाजिकता का हनन हो रहा है। सामाजिकता की, नैतिकता की हम बात करें तो वो जैसे समाप्त होते जा रहा है। गांव से लेकर शहर तक का जो माहौल बन चुका है, इसमें बदलाव कैसे किया जाएगा, इस बारे में हम बात करेंगे कि क्या इनकी राय है। ये चूंकि इनकी समझ राष्ट्रीय स्तर पर और सामाजिक स्तर पर दोनों में काफ़ी सूझबूझ के साथ जानकारी देते हैं। तो सबसे पहले तो स्वागत है आपका कैपिटल न्यूज़ में। नमस्कार। और मेरा आज जो पहला प्रश्न है, अभी लगातार नैतिकता का जिस तरीके से ह्रास हो रहा है, कई मामलों में हम देख रहे हैं कि अभी पिछले सप्ताह में सिर्फ पलामू में नवविवाहिता की मौत हुई है। शादी के बाद कहीं पति पत्नी को गोली मार दे रहा है, कहीं पत्नी की वजह से पति जान दे रहा है। तो इस तरीके का जो कुछ हो रहा है, समाज नाम की जो संस्था थी वो अब गौन हो चुकी है। या फिर दूसरे शब्दों में कहें कि पहले जो अधिकार प्राप्त था सरपंच को, सरपंच का चुनाव यहाँ नहीं हो रहा, मुखिया को कानूनी रूप से पावर नहीं दिया गया है फैसला निर्णय कर लेने का। तो इन सब में कैसे सुधार हो सकेगा और आप क्या सोचते हैं इस बारे में? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई और धन्यवाद दूंगा कि समाज को छूने वाले बहुत महत्वपूर्ण पहलू को आप छूते हैं। ये तो आज तो पत्रकारिता जगत में भी सामाजिक मुद्दों को कोई छूता नहीं। तो इसके दो पहलू हैं, और अगर ईमानदारी से हम कहें तो दोनों पहलू एक जगह जाकर सिमट जाता है। जैसे शादी विवाह के बाद जो कुछ घटनाएं ये सब देखने को मिलती हैं, तो इसके हालांकि हर घटना के पीछे अपना अलग अलग कारण होता है। निश्चित रूप से एक कारण सभी घटनाओं में नहीं होते, लेकिन एक चीज सामान्य आपको मिलेगा हर घटनाओं में, वह यह कि पहले जो शादियां होती थी, हमारे यहाँ जो सामाजिक मान्यता थी, तो लड़का लड़की जब तक बालिग होता था, जब तक उसको शादी वादी का मायने समझ आता था, तब तक उसकी शादी हो जाया करती थी। तो नतीजा होता था, और उतना वह परिपक्व नहीं हुआ होता था। भले समझ लेता था, लेकिन बहुत ज्यादा परिपक्व नहीं हुआ होता था। तो वह सामाजिक बंधनों को स्वीकार कर लेता था, क्योंकि उसको एक भय होता था कि भाई समाज हम पर कार्रवाई कर देगा, फिर हम बेदखल कर दिए जाएंगे, हमको इसके अनेकों नुकसान होंगे। आज स्थिति ठीक उलट गई। इसका सबसे बड़ा दोषी मैं मानता हूं कि विवाह सुधार के नाम पर जो जो काम सरकारें की, जैसे 18 साल लड़कियों का, 21 साल लड़कों का मिनिमम उम्र कर दिए, दहेज विरोधी कानून के नाम पर इतना एक पक्षीय कानून बना दिए कि पूरा जैसे लगा कि अब लड़की पक्ष के बाद लड़का पक्ष शून्य है, लड़का पक्ष को माइनस करके आप कोई परिवार की परिकल्पना कर दीजिए। इस हिसाब से एक पक्षीय कानून बना दिए। अब शादियां जो होने लगी, 25-30 साल की लड़कियां हैं, 35 साल के लड़के हैं, अब उनको भी अपना, अब दोनों से जब भी बात कीजिए तो दोनों कहता है कि हमें अपना करियर देखना है। अब करियर जैसे ही बात होगी, अगर पति पत्नी दोनों अगर करियर की बात करेंगे तो परिवार शून्य हो जाएगा। परिवार नाम की जो संस्था है वह पति पत्नी दोनों के सहयोग से खड़ा होता है। अब अगर पति भी पैसा कमाने का मशीन होगा, पत्नी भी पैसा कमाने की मशीन होगी, तो बच्चों का देख रेख, भरण पोषण, उसका जो उपयुक्त जो उसको मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है, और दोनों में प्रतिरोध भी होता है। दूसरा, जब परिपक्व में बालिग होने के बाद भी ज्यादा उम्र में जब शादियां होती हैं, तब तक लड़का लड़की दोनों के भी अन्य संबंधों से कोई इनकार नहीं कर सकता है। आंतरिक संबंध होते हैं, सामाजिक रूप से स्वीकार्य नहीं होने के चलते बहुत लोग मजबूरी में शादी बंधन में कर लेते हैं, लेकिन एक्सेप्ट नहीं कर पाते, या दूसरे पक्ष से उसको भय होता है तो बचने के लिए ये घटना कर देता है। तीसरा ये होता है कि लड़कियां भी अब पहले के बनिस्बत आज के तारीख में ये नहीं है कि जिससे शादी आप कर दिया उसी से खुश हैं। उनको लगता है कि नहीं, इससे बेहतर हमको विकल्प हो सकता था, हमें लोगों ने गलत जगह फंसा दिया। इसका भी असर होता है। कहने का मान है, अच्छा, इन सबों के बीच में जो अंत में जो आपने बोला कि सरपंच का चुनाव नहीं हुआ, तो पहले कुछ घटनाएं होती थी
तो समाज के गणमान्य लोग इस मामले को बैठ करके निष्पादन करते थे। और अगर उसमें कोई ऐसा पक्ष होता था जो पंचायती को नहीं मानता था, तो मैं आपको अपनी बात भी बोल रहा हूँ, हम लोग अपने जब हम लोग युवा दौर में जाते थे और कोई पक्ष अगर नहीं मानता था, जबरदस्ती करता था, तो हम लोग उसको मानने को मजबूर करते थे। ताकत के बल पर, सामर्थ्य के बल पर, जबरदस्ती जैसे भी वो सब मनवाते थे। आज की तारीख में कोई है क्या? कोई कहने वाला है क्या? और अगर कह दिया, नहीं माना, तो सारे लोग ये कह देते हैं ये तो कानून का विषय है जी, जाओ कोर्ट में, अदालत में। तो जब सारी मामले कोर्ट अदालत तय करेगा, तो गरीब कमजोर पक्ष जो कोर्ट अदालत लड़ने की स्थिति में नहीं होगी, वो तो लुटाएगा। लेकिन कोर्ट की अगर आपने अब बात की है, तो आमतौर पर जो समाज बैठकर पहले किसी भी कठिन से कठिन, गंभीर से गंभीर मामलों को, चाहे भाई का विवाद हो या पड़ोसी से विवाद हो या पारिवारिक किसी भी तरीके का विवाद हो, वो घंटों में सुलझ जाता था। लेकिन अभी कोर्ट जाने के बाद, न्यायालय जाने के बाद न्याय किसे मिलता है ये तो पता नहीं, लेकिन साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल तक चक्कर लोग जरूर काटते हैं। ये नहीं लगता है कि कानून व्यवस्था देखिए, के अब नाम भले न्यायालय है, हम लोग कह सकते हैं, नाम से न्यायालय भी कह सकते हैं, वहां पर निर्णय देने वालों को जज कहते हैं, न्यायाधीश कहते हैं, लेकिन सही मायने में न्यायालय में न्याय होता है क्या? वहां निर्णय होता है। एक बात ध्यान रखिए, अदालतें न्याय नहीं करती, निर्णय करते हैं, डिसीजन करते हैं। अब डिसीजन आपका न्याय होगा ये जरूरी नहीं है, यह उनके विवेक पर निर्भर करता है कि वो किस पक्ष को क्या समझते हैं। दूसरा, वो केवल कागजी तथ्य को देखते हैं, जबकि वास्तविकता अगर निर्णय आपको करना है, न्याय करना है, तो कागज आपको न्याय कभी नहीं करेगा। क्योंकि कागज अक्सर जो मजबूत लोग होते हैं वो अपने हिसाब से अपने अनुकूल बनवाने में सक्षम होते हैं, यह सिस्टम है। यानी न्यायालय से कोई अगर न्याय की अपेक्षा करता है तो यह पूरे पूरे बेईमानी है, वह अपने साथ धोखा करता है। अब ये सिस्टम है क्यों? इसलिए है कि ये इतना थका देता है लोगों को दौड़ा करके, कि लोगों को समझ में आता है कि लड़ने झगड़ने से लास्ट में कुछ होने जाने वाला नहीं है, हमें आखिरकार खुद ही निर्णय करना पड़ेगा। हाँ, न्यायालय में थोड़ा सा आप फौजदारी मामलों में आप कह सकते हो कि कुछ हद तक कोई अगर अपराध किया है तो कुछ उसको सजा मिली, तो कुछ उसको मिला, लेकिन दीवानी मामले को तो मैं विशुद्ध फर्जी मानता हूँ। ये 100% पंचायत का विषय है, गांव का विषय है, मोहल्ले का विषय है, अपने लोकल लोगों के बीच का विषय है। अब सवाल है कि तो आज ये क्यों तिरोहित हो रहा है? ऐसा तो नहीं है कि लोग नहीं है, समाज है, अच्छा बुरा सभी को पता है, सबको मालूम है कि क्या सही है क्या गलत है। लेकिन चूंकि 99% लोग खुद जब अपना विषय आता है तो अपने कमजोर लोगों के साथ खुद वही किए होते हैं, इसलिए दूसरे बेईमान के साथ वो ये कह पाने की अपना अधिकार खो चुके हैं कि तुम यहाँ गलत क्यों कर रहे हो। आज के तारीख में पहले मुखिया कौन बनता था? पहले देखिएगा, मुखिया सरपंच जो पहले बनते थे, वो जो गांव समाज के जो सबसे संपन्न और सम्मानित लोग होते थे, वो लोग मुख्य मानिन, उसी में से मुखिया या सरपंच बनते थे। अब आप नजर उठा लीजिए तो ब्लॉक बीडीओ और जो पंचायत सेवक का फलाना ढकाने का, नरेगा मनरेगा फलाना ढकाना का जो बिचौलियागिरी करता था, वही लोग आज के तारीख में पंचायत प्रतिनिधि में जीता हुआ है 99%। अब उनसे अगर कोई कल्पना करेगा कि वो जा करके अधिकारियों के पास अपना न्याय की बात करके मनवा लेगा, काहे को मनवाएगा? दूसरा, झारखंड ये हिंदुस्तान का सबसे अजूबा राज्य है। कहीं भी आप जाइए तो ग्राम प्रधान मुखिया को प्रधान बोलता है, कहीं दूसरा सरपंच होता है, तीसरा वार्ड आयुक्त होता है या कमिश्नर होता है, सदस्य होता है। ये पहला राज्य है जहां सरपंच का पद कहाँ है इसका कोई पता नहीं है। और जब सरपंच का चुनाव नहीं कराए तो सरपंच का पावर को वेस्ट करिएगा ना मुखिया के पास, जो निर्णय या डिसीजन करने का है, या जिसको भी आप करो, करना तो पड़ेगा। आज तक ये सरकार किया क्या? यह आदिवासी एरिया है, यहाँ पर प्रधानों का एक अलग महत्व है, वाहन का अलग महत्व है, बैगा का अलग महत्व है। आज कागजों में जब पढ़िएगा तो सरकार क्या करती है,
सरकार ये करती है कि वहीं से निर्देश देती है कि आपको आम सभा करना है, काहेला करना है भाई, तो ये कार्यक्रम के लिए करना है। अरे भाई आम सभा तो होता है वो कार्यक्रम तय करने के लिए होता है कि हमको करना क्या है। अब आप कह रहे हो कि करने के लिए आप आम सभा करो, और इतने बड़े उल्टा गणित चलने के बाद भी आप याद करके बताइए कि कोई पंचायत का प्रतिनिधि, कोई पंचायत समिति, कोई भी उसका यूनिट, किसी ने इस बात का प्रतिवाद किया क्या? अब उसको क्यों नहीं किया? इसलिए नहीं करता है कि अब वो रियल में वो अपने दायित्व को उसको पता नहीं है। वो अब वीडियो का जो सब कॉन्ट्रैक्टर पहले होते थे, ये लोग अब सब कॉन्ट्रैक्टर हो गया है। रियल में जनप्रतिनिधि रहा ही नहीं। दूसरा आपको और हंसी आएगा, आप एक को चिट्ठी कभी कोई मुखिया उखिया के वीडियो से आता है तो उसको पढ़ के देखिए, उसमें साफ लिखता है, एक वीडियो मुखिया को लिखता है कि आपको निर्देश दिया जाता है कि आप अमुक तारीख को ये करके, ये निर्णय करके, इस पर आप करके अपना प्रतिवेदन समर्पित करें इतने दिन के अंदर में। जबकि निर्वाचित प्रतिनिधि को संबोधित करने के लिए सबसे पहले माननीय शब्द जरूर बोल रहा है, ये साधारण बात है। लेकिन किसी मुखिया, जिला परिषद या पंचायत प्रतिनिधि के माननीय सदस्य के पहले माननीय आपको कहीं दूर दूर तक नहीं दिया देखा जाएगा। दूसरा, निर्देश या आदेश किसको दिया जाता है? क्या कोई अधिकारी किसी प्रतिनिधि को निर्देश दे सकता है क्या? नहीं देता है, लोग खुलेआम दे रहा है, अब कोई विरोध नहीं करता है। अब उससे हम अगर अपेक्षा करेंगे कि आम जनता के प्रति न्याय करेगा, कैसे करेगा? दूसरा, जो मुखिया जीतता है या जो प्रतिनिधि जीतता है, वो खुद, अभी आप जिस गांव में जाइए अनेकों उदाहरण मिलेगा कि जिसको रहने का घर नहीं है, झोपड़ी में रह रहा है किसी तरह से, उसका आवास नहीं होता है। लेकिन जिसका बिल्डिंग बना हुआ है ओकर दुतल्ला बनाने के लिए हो जाएगा, बाउंड्री देने के लिए हो जाएगा, लेकिन जिसका घर रियल में नहीं है उसको कतई नहीं मिलता है। शायद कोई भाग्यशाली होगा जो किसी को दे दे तो दे दे। अब क्यों नहीं मिलता है? इसलिए नहीं मिलता है कि सारी योजनाओं के कार्यान्वयन से पहले ही इतना बंटवारा है कि वो गरीब बेचारा जो अपने झुग्गी नहीं बना पा रहा है, वो उनको पहले पैसा कहाँ से देगा भाई? अब पैसा तो पहले चाहिए, अब केवल मुखिया को चाहिए ऐसा नहीं है। वो गरीब तो अब एजेंट हो गया है, कलेक्शन करके सब लोगों को पहुंचाने के लिए जेल भले वही जाएगा। अभी जितना आप देख रहे हैं, आज से जो 4 साल पहले जो पानी वाला जो ये चढ़ाया था लोग बना करके जल मीनार, आज थोड़ा जल मीनारों के लिए घूम करके लक्षण देखिए। जितना स्ट्रीट लाइट लगवाए थे लोग, आज उनका स्थिति देखिए। अभी जहाँ जाइए तो कहीं कहीं मेन जगह पर बैठने के लिए लोग कुछ ये बनाए हुए है स्टैंड बाय। तो भाई ये बात तुम कैसे तय कर दो वहां से बैठे बैठे किस पंचायत में, किस गांव में क्या जरूरत है? ये वहां की सभा तय करेगी ना, आम सभा तय होगा। अब सरकारें ऊपर से निर्देशित करती हैं और यहाँ लोग उसी के अनुकूल मुहर लगा के अनुपालन करते हैं। कहने को लोकतंत्र है, जनता का राज है, लेकिन जनता को सिर्फ थोप दिया जा रहा है। जनता भाई असली जनता तो यही है। जब आप गांव आते हैं या मोहल्ला आते हैं तो असली जनता तो यही है। अब जब यहाँ जैसे ही पहुंचते हैं तो उसके लिए तो कुछ दिखता नहीं है, और नहीं दिखने का एकमात्र कारण है कि आज की जनता अपने अपने परिवार में भी अपने बाल बच्चे से बाहर देखने को तैयार नहीं है। हर आदमी स्वार्थी हो गया है, और ये स्वार्थी क्यों हुआ है? कौन, ऐसा नहीं है कि ये बदलाव तुरंत हो जाएगा या तुरंत आ गया, ऐसा नहीं है। हम लोग ब्राह्मण आदमी हैं, शास्त्रों को मानते हैं, और श्रीमद् भागवत महापुराण का जो सबसे महाभारत का सर्ग है, जिसमें भगवान कृष्ण ने से जब बोलते हैं भीष्म पितामह कि ये बताओ राघव कि अगर कौरव पापी थे तो पांडव कौन सा पुण्य की? अनेकों ऐसे जगह पर उन्होंने भी युद्ध नीति का अनुपालन नहीं किया, उसके खिलाफ गए, सोए हुए मार दिए। जो चक्का जाम है कर्ण का, उसके ऊपर बांध चलवा दिया तुम। तो अगर दुर्योधन भी धर्मी था, ये कौन सा धर्म कर रहे थे, धर्म का अनुपालन कर रहे थे, फिर क्यों नहीं किया? तो अब इसको धर्म बात मानते हो, बोलते हो कि हमने धर्म के पक्ष में काम किया, हम किसी को नहीं मारे, लेकिन तुमने तो किया। तो जो भगवान कृष्ण ने बताया है
वह कल भी प्रासंगिक था, आज भी प्रासंगिक है, आने वाले भविष्य में भी प्रासंगिक होगा। उन्होंने कहा था कि पितामह अभी द्वापर पार हुआ है, कलयुग ठीक पदार्पण किया है, आने वाले कलयुग में ऐसे दुष्ट दानव राक्षस होंगे जो अपनी मां बहन को भी नहीं पहचानेंगे। वहां पर अगर आप धर्म को परिभाषित करते रहिएगा तब तक आप खुद मरा जाओगे। इसलिए वहां सबसे पहले धर्म को अगर नाशना है, खत्म करना है, तो उस विधर्मी का वध करना ही होगा। वहां धर्म अधर्म बाद की चीज होगी, पहले उसका वध करना ही आपका प्राइमरी धर्म होगा, नहीं तो धर्म बचेगा ही नहीं। अब जब बचेगा ही नहीं तो धर्म का प्रवचन देने से क्या होगा। एज इक्वल आज आपको वही स्थिति दिखेगी। अगर आप समाज में नीचे आइए तो जो थोड़े संपन्न हैं, जो थोड़े मजबूत हैं, या जो लांगा हैं, जिनके लिए मान सम्मान इज्जत प्रतिष्ठा का कोई चिंता नहीं है, उस सम्मानित लोगों के ऊपर इसी अनावश्यक चढ़ जाएंगे कि गरीब वो अपना प्रतिष्ठा बचाने के लिए ज्यादा आगे नहीं जाएगा। अब जो लूचा लफंगा है तो ये धंधा करेगा, और जो अच्छे सज्जन लोग हैं वो कहेंगे कि अरे इन्हन के विषय ऐसा लूचा है, कि अति करेगा। यहीं पर अपराध और अपराधियों का संरक्षण होता है और जन्म देता है। इसलिए उस दिन भी, आज भी, कल भी समाज में जो संपन्न लोग हैं, जो मजबूत लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, उनके कंधे पर ये बहुत बड़ी जवाबदेही है कि अपने अगल बगल या जो जानने वाले हैं उसमें जो कमजोर लोग हैं, जो थोड़े जरूरतमंद हैं, जो नीडी हैं, उनके साथ अन्याय होता हुआ देखकर चुप न रहें, वरना डूबेगी कश्ती तो डूबेंगे सारे। न उनको बचना है न उनके साथी को बचना है। तो खेला तो चूंकि प्रकृति है भाई, आज किसी और के साथ है, कल किसी और के साथ होगा। लेकिन समाज हम तभी कहते हैं जब इस तरह का स्टेबिलिटी होती है। और शादी विवाह में भी पहले समाज में नातेदार रिश्तेदार आ करके मजबूती से एक दूसरे को जानने वाले से शादी कराते थे। अब ऑनलाइन पर भाई फेसबुक और इसी के दोस्ती से ब्याह होने लगा, तो उसको आप टिकने की बातें क्यों सोच रहे हो भाई, जिसमें कोई किसी को जान ही नहीं रहा है, तो भावावेश में आया हुआ निर्णय है। तो ऐसे निर्णय न कभी टिकाऊ हुए हैं न कभी होंगे। इसलिए समाज के लोगों से आपके माध्यम से मैं यही आग्रह करूंगा कि अपनी मान्यताओं, अपनी परंपरा और अपनी जो सामाजिक मर्यादा है उसको सर्वोच्च स्थान देंगे। ऐसी घटनाओं पर कम से कम 100% बंद तो कहीं नहीं होगा, लेकिन काफी हद तक रोक भी लगेगा और एक अच्छा लाइन तैयार होगा। आने वाले जनरेशन के लिए एक अच्छी स्थिति बनेगी। वरना कलयुग तो है, इसमें पता नहीं क्या क्या देखेगा मनुष्य। आज अमेरिका से लेकर के सारे लोग, स्वाभाविक है कि एक पक्ष गलत होता है, दूसरा, दोनों पक्ष कहते ना है कि दोनों में थोड़ा थोड़ा गलती होगा, लेकिन ये बात मैं नहीं मानता। हमेशा से दोषी एक ही पक्ष होता है। अब जो कमजोर लोग होते हैं दूसरे को भी थोड़ा कह करके मामले को हल्का करना चाहते हैं, क्योंकि उनमें ये दम नहीं है कि कह सकें कि तुम 100% दोषी हो, यहाँ पर बदलाव तुम्हारी जरूरत है। नहीं कह सकते, इसलिए कहते हैं कि नहीं, लोहो में कुछ कुछ लोहारों में सब में है। लेकिन ये परंपरा बंद होनी चाहिए और सही को सही, गलत को गलत कहने की हिम्मत करनी चाहिए अच्छे और संपन्न लोगों को और सामाजिक कार्यकर्ताओं को विशेषकर। तो आपने सुना, समाज की चुप्पी ही समाज को गर्क में धकेल रही है। अपराध जहां से जन्म ले रहा है, अपराध जो बढ़ रहे हैं, उस पर अगर लगाम लगाना है तो सिर्फ कानून के भरोसे, पुलिस के भरोसे नहीं रुकना है। इन्होंने जो बात कही उसका सारांश बस यही है कि समाज को अपनी जिम्मेदारी निभाना चाहिए और जो भी संपन्न लोग हैं उन्हें अपने आसपास अगर कहीं अन्याय हो रहा है, अगर कहीं अपराध हो रहा है तो उसे रोकना है, उसे देखना है, और तभी एक स्वस्थ समाज का निर्माण हो सकता है। पलामू की गतिविधियों से अवगत रहने के लिए और सामाजिक मुद्दों से भी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप देखते रहिए कैपिटल न्यूज।